दोस्तों, मैं हूं कृष्ण मुरारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नीति कृष्ण ब्लॉग। और आज हम एक स्पेशल विषय पर एक सब्जेक्ट जो बहुत ज़रूरी है। परीक्षाओं का सीजन चल रहा है, एग्ज़ाम सीजन जिसे कह सकते हैं। चारों तरफ से जहां भी अपन देखते हैं बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं। पेरेंट्स उनके साथ बिजी है, थोड़े परेशान है कि किस तरह से बच्चे का पेपर अच्छा हो। बच्चों ने साल भर मेहनत करी है, जी तोड़ मेहनत करी है, अलग अलग तरीके से उन्होंने अपनी सिस्टम से स्टडी की है। और आजकल जैसे कि हर जगह से पता कर सकते हैं कि एग्ज़ाम का बच्चों पर बहुत स्ट्रेस होता है। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे सक्सेस से रूबरू कराऊंगा। और ये राजकीय जिला चिकित्सालय कुचामन सिटी में मनोरोग विशेषज्ञ के एक पद पर कार्यरत है। और इनकी अपने आप में ख्याति है डॉक्टर साहब की, और युवा है। बेहतर तरीके से बच्चों की मनोस्थिति को समझ सकते हैं, गार्जियन की मनोस्थिति को समझ सकते हैं। और इसी संदर्भ में मैं बच्चों को कैसे स्ट्रेस से दूर रखा जाए, एक्चुअल में एग्जाम का स्ट्रेस होता क्या है और उससे अपन कैसे दूर रख सकते हैं, उसमें पेरेंट्स का क्या रोल है और टीचर्स का क्या रोल है, सारे विषय पर अपन डिटेल से बात करेंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और डॉक्टर साहब, आपका काफ़ी नाम सुना है इस एरिया में। आप राजकीय जिला चिकित्सालय कुचामन सिटी में जैसा कि आप कार्यरत थे, मैंने पहले बताया। और आपको लोग इस देश में है और कई परिस्थिति में जो दिमाग की स्थिति होती है, आप मनोरोग विशेषज्ञ के पद पर जिला चिकित्सालय में पदस्थापित है और बहुत नाम सुना डॉक्टर साहब आपका। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब, जैसा मैंने बताया मेरे दर्शकों को कि एग्ज़ाम का सीजन चल रहा है, राइट। हर कोई परेशान है, बच्चा परेशान है, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं वो परेशान है, उसके पेरेंट्स हैं, टीचर्स को भी लगता है कि मेरे बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आने चाहिए। तो एक्चुअली मैं जानना ये चाह रहा हूँ सबसे पहले मेरे दर्शकों के, मैं इस चैनल के माध्यम से मेरे दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम स्ट्रेस क्या होता है और इसके बारे में आप हमें कुछ बताएं। नमस्कार। सबसे पहले मैं विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं सब लोग ने। उम्मीद करता हूँ कि सब ने अच्छी तैयारी की है और उम्मीद है कि सबके अच्छे मार्क्स भी आएंगे। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम जैसे स्टार्ट हो जाता है उसके बाद में जैसे बच्चों की जो एंजाइटी होती है वो तो कम हो जाती है, लेकिन एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले जो बीच का जो टाइम होता है उसमें उसको अपन पर्टिकुलर जो एग्ज़ाम के लेके जो बात करते हैं, एग्ज़ाम से लेके जो घबराते हैं, उसको अपन परफॉर्मेंस एंजाइटी बोलते हैं। ठीक है। तो परफॉर्मेंस एंजाइटी में स्पेशली बच्चे मोस्टली कंप्लेन ये करके आते हैं कि सर हमें पढ़ तो बहुत कुछ लिया लेकिन हमें याद नहीं रहता है और दिमाग में कुछ भी याद नहीं है, इतना सारा हमने पढ़ लिया है। दूसरा वो कहते हैं कि जो हमारे पास कंप्लेन लेके मेनली आते हैं बच्चे कि सर हमें नींद नहीं आती है रात को, घबराहट में बहुत ज़्यादा रहती है, मेरा क्या होगा, मैं तो इतनी साल मैंने खूब सारी मेहनत की है लेकिन पता नहीं मेरा तो रिजल्ट नेगेटिव जाने वाला होता है। ऐसी कंप्लेन लेके वो हमारे पास ऐसे आते हैं। इस तरह की जब आपके पास कंप्लेंट आती है तो सबसे पहले आप उस बच्चे से किस तरह की बातें करेंगे ताकि वो बच्चा थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेस से निकालने की कोशिश करे और वो वहाँ नहीं। सबसे पहले तो मैं उसके अंदर आपको जो बच्चा है उसको एक टारगेट होता है, पर्टिकुलर दिन का एक शेड्यूल होता है, उसके अकॉर्डिंग उसको वो अपनाना पड़ेगा कि अपने को इस दिन के अंदर एक क्या करना है। जैसे ही बच्चा उठता है, जो भी स्टूडेंट्स होता है, तो उसको पहले दिन को 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। स्टडी का एक दिन होता है कि भाई आज मेरे को मॉर्निंग, दोपहर को, इवनिंग में और नाइट में, इस हिसाब से मुझे दिन को 4 पार्ट में डिवाइड करना है और उसके अकॉर्डिंग मुझे पढ़ाई करनी है। अक्सर होता है क्या है कि बच्चे जब एग्जाम के टाइम पे होते हैं तो घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन हो जाता है या कुछ इंसिडेंट्स हो जाता है या कोई दोस्त के कुछ बातचीत हो जाती है, तो इस वजह से वो घबरा जाते हैं कि पता नहीं मेरा तो आज का दिन ऐसे ही बर्बाद हो गया और मेरा तो आज का दिन ऐसे निकल गया, कल मेरा एग्जाम में क्या होगा, परसों आने वाले दिन में मेरे एग्जाम में क्या होगा। मतलब पर्टिकुलर वो इतना घबरा जाता है उस दिन के प्रति। अगर वो उस दिन के प्रति पर्टिकुलर उसका प्लान होता है कि सर मॉर्निंग में मुझे स्टडी करनी है, इवनिंग में ये करनी है, दोपहर को मुझे ये करनी है, तो अगर इन सेंस कोई घर में मेहमान भी आ गए तो अपना मॉर्निंग का टाइम चला भी जाता है, तो अपने पास दिन के 3 टाइम बचते हैं। मतलब टाइम स्लॉट बना करके उनको स्टडी करनी चाहिए। बिल्कुल राइट। तो उसके हिसाब से उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, मेरा मॉर्निंग का खराब हुआ तो मेरे पास 3 टाइम बचा और उसमें मैं बेटर तैयारी कर सकता है। दूसरा जो अक्सर जो शिकायत रहते हैं कि सर मुझे नींद नहीं आती है जी, तो नींद एग्जाम के टाइम पे इवन किसी सबके ही वो एंजाइटी तो थोड़ी बहुत रहती है, कोई जाहिर कर देता है, कोई जाहिर नहीं कर पाता है,
लेकिन उसके सोने का जो शेड्यूल होता है, बेस्ट ऑप्शन उसको ये रहता है बच्चों को कि वो अपने जो रूटीन टाइम होता है सोने का, उससे आधा घंटे पहले सोने की कोशिश करें। स्टूडेंट्स प्रॉपर नींद आनी चाहिए उसको। वो क्या करते हैं कि और पढ़ते रहते हैं, इससे उनका दिन की दिनचर्या भी खराब हो जाती है और वो पूरा रिकॉल भी नहीं होता। टाइम से तो स्लॉट कंप्लीट नहीं होता। हाँ, तो उसमें उसको आधा घंटा पहले जो रूटीनली, सपोज कि वो अगर 11 बजे सोता है बच्चा, तो 10:30 बजे से ही अपना पेन शट डाउन कर दे, उसके बाद में सोने की कोशिश करें। मैं बात ये करना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब कि अपने बच्चे को जो भी एग्ज़ाम में अंडरगोन है या उसकी एग्ज़ाम होने वाली है, तो अपन किस तरीके से, ऐसी कौन सी लक्षण है अपने पहचान सके, गार्जियन की पहचान सके कि भाई ये बच्चा थोड़ा सा स्ट्रेस्ड है, ये स्ट्रेस में है, अपने काम के प्रॉपर काम के प्रति अपनी स्टडी पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, तो इन बच्चों की या ऐसे जो पर्सन होते हैं उनकी कोई विशेष पहचान होती है, अपन कैसे पहचान कर सकते हैं? राइट, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि इसमें जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, वो जो भी एग्जाम के प्रति कुछ जो उनका टारगेट फिक्स नहीं होता है, या अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो बच्चे पढ़ाई कर नहीं पाते हैं, या शेड्यूल के अकॉर्डिंग वो बच्चे अपने आप को परफॉर्मेंस के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि फिर थोड़े से लेजी टाइप्स हो जाते हैं। मतलब कि वो पढ़ाई से दूर होने के लिए या तो वो सोते ही रहते हैं, मतलब उनके आंखों पे, चेहरे पे से नींद के भाव रहते हैं कि उसकी नींद पूरी नहीं हुई है। दूसरा, वो अकेला रहना पसंद करते हैं। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। मैं मेरे दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि यदि आपका बच्चा, चाहे वो एग्जाम में हो, एग्जाम देने वाला हो या नहीं भी हो, और अन्य कारण से कोई स्ट्रेस, तो उसका सबसे बड़ा लक्षण डॉक्टर साहब ने बताया कि वो अपने आप को अकेलापन महसूस करेगा और मैक्सिमम ये ट्राई करेगा कि मैं अकेला ही रहूँ। डॉक्टर साहब राइट सर? राइट। दूसरी कोई और चीज डॉक्टर साहब को? दूसरा, वो चिड़चिड़ापन रहेगा, कोई भी उससे चला के बात करेगा तो वो उसके ढंग से बात नहीं कर पाएगा। हमेशा वो नेगेटिव थॉट्स के बारे में सोचेगा, मेरा क्या होगा, मैं तो साल बर्बाद हो गया मेरा। जिस किसी से भी वो बात या तो करेगा तो नेगेटिव बातें करेगा वो। तो अगर ऐसी लक्षण कोई भी स्टूडेंट्स में हो सकता है कि ये पाए जाए, और उसको अवॉइड करने की कोशिश ना करें। गार्जियंस, क्योंकि जो 10th क्लास 12th क्लास के होते हैं वो मोस्टली गार्जियंस भी होते हैं, उनके साथ जो पूरी तरह से उनके बारे में ध्यान रखते हैं, तो गार्जियंस इन चीज़ों का विशेष तौर से ध्यान रखें। अगर ऐसे लक्षण होते हैं तो आपके पास में जो भी साइकेट्रिस्ट पास में होते हैं उनसे कंसल्ट करें। ऐसा नहीं है कि साइकेट्रिस्ट के पास जाने से केवल दवाइयों से ठीक हो सकता है, काउंसलिंग के थ्रू भी सर मैं कहना चाहूँगा कि अगर वार्तालाप से भी बच्चे को अगर रास्ता पूरा प्रॉपर बता दिया जाता है तो उसके तहत भी बच्चा अपनी परफॉर्मेंस में इम्प्रूव कर सकता है। मैं डॉक्टर साहब की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जन सामान्य में एक ये भ्रम होता है कि गलत अवधारणा होती है कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो अपनी दवाइयाँ चलेंगी, और अपने को लोग कहेंगे कि ये दवाई, साइकोलॉजिस्ट के पास दवाई लेके आया, कोई पागलपन की दवाई लेके आया। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। मैं मेरे दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन होते हैं, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं और जो बिजनेसमैन होते हैं, वो अपने बिजनेस में कहीं ना कहीं नुकसान होता है, कि पॉलिटिक्स में कोई स्ट्रेस आता है तो वो साइकोलॉजिस्ट अपने रखते हैं, उनके पास जाते हैं, उनसे काउंसलिंग करवाते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, और उसके बाद में वो रिकवर होते हैं और वापस अपने मैदान में वो अपना जो पराक्रम है, अपनी जो बुद्धि है उसका अलग तरीके से और बेटर तरीके से उपयोग करते हैं। तो ये डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि साइकोलॉजिस्ट के पास आना कोई शर्म की बात नहीं है, बेहिचक आना चाहिए और अपनी पूरी बात बताना चाहिए। डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ एक जुड़ी हुई चीज़ हो रहा है कि अभी क्लास का टाइम नहीं है, जैसे एग्जाम्स लग रहे हैं बच्चे के, तो जब क्लासेस का टाइम होता भी है कई बच्चों का, तो उसमें टीचर कैसे उसको डायग्नोस कर सकता है कि हाँ ये बच्चा मेरी क्लास में ध्यान नहीं दे पा रहा है, ये थोड़ा सा अलग है, तो उसमें टीचर्स का क्या रोल हो जाता है डॉक्टर साहब? टीचर्स की तो ज़्यादातर वो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, पर्टिकुलर उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता है, लेकिन एक प्रोटोकॉल के तहत मैं कहना ज़रूर चाहूँगा कि जो बच्चा बार बार एब्सेंट रह रहा है क्लास के अंदर, और एब्सेंट रह रहा है और वो कंसंट्रेट अगर रह रहा है तो वो किसी से वार्तालाप नहीं कर रहा है, टीचर्स पहचान जाते हैं स्टूडेंट्स को। आई कांटेक्ट, अगर किसी का कंसंट्रेट टॉपिक अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, तो आई कांटेक्ट अच्छे रहते हैं सर के साथ। अगर वो आई कांटेक्ट अच्छे नहीं रह पा रहे हैं, क्लास से एब्सेंट रह रहा है, तो मैं कहना चाहूँगा कि टीचर्स इन चीज़ों के बारे में थोड़ा ध्यान रखें। डॉक्टर साहब, बच्चा स्कूल में रहने के बाद में घर पे फिर थोड़ा टाइम उसको होता है और घर ही उसकी पहली पाठशाला होती है। घर पे वो ज़्यादा
बेटर तरीके से रिकवर हो सकता है या तो दिक्कत उसको हो सकती है। तो इसमें पेरेंट्स का इस टाइम में अभी जो एग्जाम सीजन चल रहा है इसमें रोल होता है, तो उसमें पेरेंट्स का क्या कोई विशेष रोल रखना होता है या उनको रखना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने सर। इसमें पेरेंट्स क्या थोड़े से इस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं होते। मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि जो एग्ज़ाम का टाइम होता है उस टाइम पे अपने बच्चे को वो ही चीज़ बताए जो उसको मोटिवेट कर सकती है। जिम्मेदारी वाली चीज़ें उससे कम बातें शेयर करें उसके साथ। तुमको ये करना है बेटा, ये पैसे इतने हो गए, ये उसके उधार हो गए, ये चीज़ें बहुत ही परफॉर्मेंस पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। उसको वही बातें बताए जिससे वो मोटिवेट हो सकता है, जिससे उसका मन खुश हो सकता है। बेटा तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम ये करोगे, तुम्हारे लिए ये चीज़ें लेके आएंगे, तुम सबसे बेस्ट हो। तुम एक आइडियोलॉजी को फॉलो कर। मैं इसमें एक बात और बताना चाहूँगा कि उसको बच्चे को पेरेंट्स की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उनको ये बताएं कि देखो बेटा, अपने परिवार में वो भी तो एक टीचर बना है, वो भी एक डॉक्टर बना है, वो भी एक IAS बना है, वो भी एक RS बना है। उसको आइडियोलॉजी के आधार पर पॉजिटिव उसको फोर्स करो, पॉजिटिव फोर्स करो कि वो अपने परिवेश में रह के वो भी तो सक्सेस हुआ है, तो वो की वही कंडीशन अपने पास है। तो बेटा अपन भी, आप भी उसकी जगह उससे भी बेस्ट जा सकते हो, वहां तक पहुंच सकते हो। मतलब कोई भी कमजोर नहीं होता, आपका कहने का मतलब कोई भी स्टूडेंट कमजोर नहीं होता है, कोई भी परिस्थिति कमजोर नहीं होती है, वो सिर्फ अपने को काम करना होता है, आइडियोलॉजी फॉलो करना। मैं एक और चीज़ पूछना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब, जैसे बच्चे का कई बार मन नहीं होता है लेकिन सब्जेक्ट में अपन पेरेंट्स लोग हैं उसमें थोड़ा सा फोर्स करते हैं कि भाई हाँ यार तुमको साइंस लेनी है, तेरे को आर्ट्स लेनी है, एक कंपेरिजन सा हो जाता है कि यार इसका बच्चा IAS है, इसका डॉक्टर है, इसका इंजीनियर है। क्या ये अपने एक मैसेज पेरेंट्स को देना चाहते हैं कि भाई ये आप कंपेरिजन मत कीजिए, क्योंकि कई बार अपन सुनते हैं कि भाई हाथी उड़ सकता है, उड़ नहीं सकता और बाज जमीन पे नहीं चलता। तो ये कंपेरिजन कहाँ तक सही है? आजकल गलाकार प्रतियोगिता हो रही है कि मेरा बच्चा IAS बनना चाहिए, मेरा बच्चा डॉक्टर बनना चाहिए, लेकिन उनका कुछ और मोटो होता है। तो ये कहाँ तक सही है कि अपने बच्चे को अपने हिसाब से ये बच्चा खुद उसको अपना मोटो तैयार करना चाहिए? ये भी काफ़ी सीरियस क्वेश्चन है इस चीज़ पे, और इस पे बहुत सारा डिस्कशन हो सकता है, लेकिन एक ब्रीफली मैं बताना चाहूँगा कि क्योंकि स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको आगे के बारे में पता नहीं होता। बिल्कुल। और पेरेंट्स को कुछ हद तक पता होता है कि ये थोड़ा इजी रास्ता है, तो पेरेंट्स बेटर रहते हैं। इसके अकॉर्डिंग मेरा तो ओपिनियन ये रहेगा कि बेटे से भी पूछे, बच्चे से भी पूछे, बट 50 अगर मेरे से कोई बेस्ट अगर पूछना चाहिए तो मैं ये करना चाहूँगा कि 60% प्रायोरिटी अभिभावक को दें और 40% स्टूडेंट्स को दें। अगर स्टूडेंट्स अपनी बात पे अडिग रहता है कि नहीं मुझे तो इसी वे में जाना है, तो उसको उसके बारे में पॉजिटिव इफेक्ट के बारे में बताएं कि देखो बेटा ये चीज़ें तुम्हारे लिए फायदेमंद है और ये चीज़ तुम्हारे लिए नुकसानदायक है। अगर यहाँ आप इस परिस्थिति से निकल सकते हो तो ये बेटा जो तुम डिसाइड कर रखा है, जो रास्ता वो तुम्हारे लिए बेस्ट है। डॉक्टर साहब, आपका कहने का स्पष्ट मत आपका यही है कि बच्चों से कंटिन्यूसली रेगुलरली जहाँ भी आपको टाइम मिले ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए और उनसे बात करते रहना चाहिए। क्या आपके मोटोज है, क्या आप फ्यूचर में बनना चाहते हैं, सारी चीज़ें डिस्कस अपने पेरेंट्स के साथ बच्चों को भी करनी चाहिए और माँ बाप को भी करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है और बच्चों को डेफिनेटली ये जो अपने के एपिसोड दिया है उसमें फ़ायदा होगा, लेकिन एक स्पेशल मैसेज जो एग्ज़ाम टाइम में आप मेरे व्यूवर्स को देना चाहेंगे तो वो डॉक्टर साहब आप बता सकते? मैं लास्टली ये कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम के टाइम पे आप पर्टिकुलर कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ें, क्योंकि नए टॉपिक पढ़ने में आपको 1 से 2 घंटे लग जाते हैं, और उसी 1 से 2 घंटों में अगर आपका जो पढ़ा हुआ टॉपिक है उसको रिवीजन करोगे तो आप आधा कोर्स पूरा कर सकते हो। तो लास्ट एंड फाइनली मैसेज ये है कि जितना रिवीजन से रिवीजन हो उतना रिवीजन करने की कोशिश करें। नया टॉपिक एग्जाम के टाइम पे जितना अवॉइड हो सके अवॉइड करने की कोशिश करें। ये थे डॉक्टर सिर्फ सुरेंद्र जी जिलोया, मनोरोग विशेषज्ञ, राजकीय जिला चिकित्सालय कुचामन यूनिवर्सिटी। इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई है कि एग्जाम के टाइम जो अच्छा खाएगा अन्न उसका अच्छा होएगा मन, अच्छा उसको खाना देना चाहिए, न्यूट्रिएंट वैल्यू का उसको खाना मिलना चाहिए बच्चे को। बच्चे का पूरा ध्यान रखना चाहिए एग्ज़ाम के दौरान, चाहे एग्ज़ाम हो या बाद में हो, लेकिन पूरे टाइम उसको पेरेंट्स की कंपनी मिलनी चाहिए। शायद डॉक्टर साहब मेरी इन बातों से एग्री है और डॉक्टर साहब आपने बहुत अपना अमूल्य समय, प्रीशियस टाइम हमें दिया अपने चैनल के लिए। एग्ज़ाम का सीजन है तो बच्चों को फायदा होगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत।